जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निकलती है शख्सियत यारो, कि मुसीबत से ही निकलती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। इसी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इस वीडियो में NCERT कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के संपूर्ण हल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और हम आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करवाने से पहले हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बता देते हैं। वैसे तो हमने अपनी वीडियो नंबर 1 में कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसका इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाला है। चलो एक बार और आपको रिमेंबर करवा देते हैं। तो हम बताते हैं आपको भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। एक बार और याद करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हुई 4, ठीक, 6, 8, 12, जी क्या होंगी हमारी सोन, जी क्या होंगी हमारी भाज्य संख्या। कैसे? जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त और गुणनखंड हो। जैसे 4 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा? एक तो 1 होगा, एक तो स्वयं 4 ही होगी, एक 2 भी होगा, जिससे ये 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। इसी प्रकार 6, एक तो स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 8 हुआ, 8 कितने? 1 से भी होगा, स्वयं से यानी 8 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अलावा एक और गुणनखंड होता है। तो वे क्या संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? चलो अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या इन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? 1, 3, इसके अलावा और तो हो नहीं सकता। इसका 1, 5, इसी प्रकार ये जितनी संख्याएं हैं उनका एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये क्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या देखा? भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। चलो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला दिया है 140, तो एक शब्द आया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 60। अब हम इसको कहें कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे पहले
सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो हम 60 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस प्रकार कि 60 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 और 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। यह हमारी फॉर्म आ गई कौन सी कि हमने 60 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार हमें ये सब क्वेश्चन करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही व्यक्त करना है इन क्वेश्चनों को। चलो देखते हैं पहले खंड की ओर। पहला दिया है 140। 140 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 तियां 6, 2 पंजे 10, फिर कितने से डिवाइड करेंगे? ऐसे हो गया। फिर कितने करेंगे? 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से, 7 एकम 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर हो गया। इसे ही हमसे पूछ रहा है। तो 140 को इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खंड की ओर, जो कि नेक्स्ट संख्या हमारी दी हुई है 156। इसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे चलिए देखते हैं। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 1 बचा 2 नीम 18। फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 कम 3, 3 तियां 9, फिर करेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, जो कि ये हम कक्षा 9th में भी कर चुके हैं और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। ये बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर, जो कि दिया है हमारा 3825। 3825 इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए इसको बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और आप अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगे। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 और 3 5 अट्ठो 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 17 एकम 17। तो हम लिख सकते हैं 3825 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2, यानी 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 2, 5 की घात 2 गुणे 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि 38 यानी कि 3825 को किस तरीके से हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खंड की ओर, जो कि है चौथा, और जो संख्या दी हुई है वो है 5005। 5005 इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं देखते हैं। इसे डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर ये डिवाइड होगा 7 से, 7 से डिवाइड होगा 7 एकम 7, 3 बचे होगा 30, 7 चौक 28, 2 बचे 7 तियां 21। फिर डिवाइड करेंगे हम 11 से, 11 एकम 11, 3 11 तियां 33। फिर 13 से, 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं 5005 को हम क्या लिख सकते हैं
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट खंड की ओर बढ़ते हैं, और जो कि लास्ट खंड है हमारा, जो कि संख्या दी हुई है 7429। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम देखेंगे ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 क्या 17 चक्को 68, 17 चक्को 68 कितने बचे यहाँ पर 11 समथिंग। 17 3 51, 17 7 119। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 7 बचे कितने 5, 19 3 57, 23। फिर 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 7429 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए हमने देख लिया है पहला क्वेश्चन, और आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। वैसे आपने पिछली कक्षा में या उससे पहले की कक्षाओं में आपने भली भांति इसको सीखा होगा, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। जैसे HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। यानी कि जैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी है, दो संख्याएं, जैसे एक दी है 12 और एक दी है 60। तो अगर हमें इसका HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, पूर्णतः बट जाएंगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। तो जैसे हमने 12 और 60 का HCF निकालना है, तो इसके लिए हम दो विधि होती है मूलतः, जिसमें एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवल गुणनखंड विधि के बारे में। तो पहले हम जैसे कि 12 दिया हुआ है पहली संख्या, तो 12 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरीके से 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 3 से 3 कम 3। इसी प्रकार 60 को भी डिवाइड कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके 2 30, 2 15, 3 3 5 15, 5 एकम 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 = 2 गुणे 2 गुणे 3 और 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड कर लिए। अब देखेंगे इसमें से दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इतनी जो संख्याएं हैं वो इसमें और इसके गुणनखंडों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमारा HCF हो जाएगा 12 और 60 का HCF क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 3 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो ये हो गया HCF। आपने HCF समझा। अब देखते हैं LCM क्या होता है। LCM, अब मान लीजिए यही संख्या हमें दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। LCM इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। LCM लीस्ट कॉमन मीन, ठीक। LCM का मतलब होता है ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या जो इसमें भी हो, मतलब ऐसी छोटी से छोटी वह संख्या जो
12 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। ध्यान देंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। तो जो संख्या हमारी होगी वो इन दोनों संख्याओं की क्या होगी, एलसीएम होगी। जैसे 12 और 60 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी फैक्टर किए थे इससे पहले। क्या आए थे हमारे फैक्टर, 12 को हमने लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और 60 को लिखा था हमने, क्या लिखा था 60 को, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 4 तियाँ 12 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, ठीक। अब हमने ये लिख लिया, ठीक। अब पहले देखेंगे हमें कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ठीक। उभयनिष्ठ क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये चीज़ें इसमें उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है। पहले इन्हें लिख लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारा, पहले इन्हें लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो बचा हुआ है उसे भी हम लिख लेते हैं बस। तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। इसका ये आंसर हो गया। इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणनखंड विधि को समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं कौन कौन सी, माना कोई संख्या ए है और दूसरी है बी, तो दोनों का गुणनखंड ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। ये जो है ये होता है, ये हमें याद रखना है। कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी और हमसे पूछ लेगा, दो संख्याएं दे देगा, एलसीएम दे देगा और हमसे एचसीएफ पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा और एक संख्या दे देगा और एचसीएफ दे देगा और दूसरी संख्या पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है और इसके कितने खंड हैं, 3 खंड हैं। इसमें से पहला खंड है 26 और 91, 26 और 91, और दूसरा है 510 और 92, और तीसरा है 336 और 54, ठीक। तो पहला हम करेंगे, पहले में क्या करेंगे हम 26 और 91। तो पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। पहले 26 के गुणनखंड करेंगे। 26 के गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। तो 26 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 13, ठीक। ऐसे 91 का गुणनखंड करेंगे, 91 के गुणनखंड करेंगे, 13 7 91, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब हमसे क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा, एचसीएफ मतलब वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों में हमारा 13 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो कॉमन क्या क्या नहीं है, 2 नहीं है और 7 नहीं है, 2 गुणे 7, ये हमारा हो गया एलसीएम। कितना हो गया, 13 दूनी 26, यानी 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 13 24 13 चक्कू 52 के 2, 13 कम 13 और 5 18, 182। अब हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि हम इसकी जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल के बराबर है या नहीं है। चलिए निकालते हैं हम
जगह कम होने की वजह से मिटा देते हैं। और हमने देखा कि HCF हमारा आया था 13 और LCM हमारा था 182। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारी कितनी है 26 और 91। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये LCM और HCF हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए, जांच के लिए क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 इंटू 91 इजकल टू हमारा आना चाहिए कितना, 13 और 182 के गुणनफल के बराबर। 13 इंटू 182 के गुणनफल के बराबर। अब इनका गुणनफल हम करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, अब इनकी गुणा हम रफ में करके यहाँ पर जांच के लिए इनकी मल्टीप्लाई आएगी 2366 और इधर भी इतना ही आएगा 2366। इस तरीके से LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसकी जांच हो गई। बस यहीं तक करना है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में संख्या क्या क्या दी हैं, 510 और 92। चलो पहले 510 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। 510 को हम क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 कम 17। तो हम 510 को लिख सकते हैं, 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 92, यानी कि 92 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 92 के गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। फिर ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 एकम 23। तो हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 23। ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF में क्या देखते हैं हम, HCF में क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 3 नहीं है। ठीक। तो केवल यहाँ पर हमारा 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं में केवल 2 ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है। इसीलिए HCF हमारा क्या हो गया, 2। अब LCM में क्या देखते हैं हम, LCM में हम देखते हैं कि जो कॉमन है, यानी 2 कॉमन है और जो बचा हुआ कॉमन नहीं है वो भी सब लिखते हैं। तो क्या बचा हमारा, 2 बचा, ठीक। फिर 23 बचा, फिर 3 है और 5 है और 17 है। ठीक। इस प्रकार 5 है और 17 है इंटू 17। ठीक। ये ऊपर का हम मिटा देते हैं। ठीक है। तो आपने देखा ये इतना आया, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 23 इंटू 17। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, इसको अलग से करके देखेंगे तो हमारा आएगा 23,460। ठीक। इस तरीके से हमारा LCM और HCF निकल आया। अब हम इसके क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी। तो जांच करने के लिए हम जगह कम होने की वजह से मिटाएंगे इसे। ये याद रखेंगे संख्या हम कितनी है, HCF हमारा 2 है और LCM इतना, यहाँ तक नोट कर लेंगे।
चलिए वीडियो पॉज करके आप यहाँ नोट कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हमने इसका LCM और HCF निकाल लिया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए, ठीक। जांच के लिए क्या लिखेंगे, हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92, 510 इंटू 92, ठीक, इज इक्वल टू, हाँ वो हमारा कितना आया था, HCF हमारा आया था 2 और LCM हमारा आया था, कितना आया था, 23,460, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM, यानी HCF हमारा 2 इंटू LCM कितना है 23,460। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा 43,960 यानी कि वो 460 यानी 920, यानी यहाँ पर आएगा 46,920 और गुणा करेंगे हम तो इधर भी इतना ही आएगा। ये हमारी क्या हो गई, उत्तर की जांच हो गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा तीसरा, जिसमें संख्याएं दी हुई हैं, कितनी दी हैं, 336 और 54, 336 और 54। तो हम पहले 336 के फैक्टर करेंगे। 336 को फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे, 336 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 4, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 3 गुणे 7। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 54 के गुणनखंड करेंगे। तो 54 के गुणनखंड हम किस तरीके से करेंगे, इधर करके देख लेते हैं। 54, 50 और 4 54, 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 दूनी 27, फिर 3 से, 3 दिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 2 3, 3 की पावर 3, ठीक। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमको इनके फैक्टर मिल गए। अब हम निकालेंगे HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे बड़ा ऐसी कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो क्या कॉमन हमें मिल रहा है, एक तो 2 की पावर 1 कॉमन है दोनों में, और 3 की पावर 1 कॉमन है, यानी कॉमन हमारा क्या क्या है, 2 है और 3 है, ठीक। तो हमारा HCF कितना आ गया, 2 3 6। अब हम LCM देखेंगे, LCM में क्या क्या है, कॉमन मतलब जो कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, तो सबसे बड़ी 2 की घात क्या है, 2 की घात इन दोनों में सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 इंटू 7 गुणे 7। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा हमारा 4 दूनी 16, 16 इंटू 3 3 9 3 27 इंटू 7। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा, चलिए इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे बाद में, हमारा इतना आ गया 16, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे रफ में, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। हम इतना याद रखेंगे, हमारा LCM इतना आया और HCF इतना आया। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। तो हमारा HCF और LCM कितना है, यानी कि HCF हमारा है
6, LCM हमारा है 16 इंटू 27 इंटू 7। ठीक, अब हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लिया है, चलो इसे मिटाते हैं। अब जांच करने के लिए वही प्रक्रिया, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए, जांच के लिए हम लिखेंगे पहली संख्या, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए पहली संख्या यानी कि 336 इंटू दूसरी संख्या 54 इजकल टू HCF हमारा कितना है 6 इंटू LCM कितना है 16 इंटू 27 इंटू 7। ठीक, अब इसका गुणनखंड हम करेंगे रफ में, तो हमारा आएगा 18,144 और इधर इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा इतना ही आएगा 18,144। इस प्रकार हम उत्तर की जांच कर लेंगे। ये तो हमारे उत्तर की जांच हो गई। बस यही हमारे दूसरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने, आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 खंड दिए हुए हैं। चलिए हम पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। पहला खंड क्या दिया है हमारा 12, 15 और 17। 17 नहीं, यहाँ पर 21 है। 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि वह होती है कि सिंपली हम गुणनखंड तो करेंगे किसी भी संख्या का, लेकिन उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कैसे, जैसे हमने 12 का किया, 12 का क्या आता है हमारा, 12 का होता है गुणनखंड करेंगे हम कि कितने आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3। बस यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ठीक, इसी विधि का यूज करके हमें इन क्वेश्चनों को करना है। तो हम पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। तो वही विधि है गुणनखंड करने की, हमारी गुणनखंड विधि फैक्टर करने की। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छंग 12, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 3 1। ठीक, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो 2 की घात हम 2 भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर 2 की घात 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। इसी प्रकार हमारी संख्या अगली क्या है 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21, 7 एकम 7, यानी 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब हमें तीनों संख्याओं के गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम LCM और HCF आसानी से निकाल लेंगे। अब HCF निकालने के लिए हम वही देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका HCF कितना हो गया 3। ठीक, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमारा HCF 3 हो गया। अब LCM, ठीक, जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे, यानी 3 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लिखते हैं। 3 कॉमन है, कॉमन क्या नहीं है, 2 की घात 2 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब इस LCM का हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60,
और 60 सत्ते 7 42 420, ये हमारा आएगा एलसीएम कितना आएगा 420 और एचसीएफ आएगा 3। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने आप पिछली कक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार हैं, क्या है 17, 23 और 29, यानी 17, 23 और 29। तो आप छात्रों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? क्योंकि 17 भी अभाज्य है संख्या है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। हमने वीडियो के शुरू में ही आपको अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बता दी थी। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका एलसीएम 1 हो और जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा तीसरा ना हो। ठीक है, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ 1 होगा क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और एलसीएम हमारा होगा 17 × 23 × 29। ठीक, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा आएगा 11,339। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। आई होप आपको समझ गए होंगे आप कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो संख्याएं दी हुई हैं वो सारी की सारी क्या हैं? अभाज्य हैं। ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, इसीलिए इनका एचसीएफ बन हुआ और एलसीएम इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लास्ट, क्या दिया है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। यहाँ भी देखेंगे हम कि 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी है और 25 भी है, लेकिन इन तीनों में आपस में, ठीक, इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। फिर भी हम आपके डाउट के लिए यहाँ पर इनके गुणनखंड करके दिखा देते हैं। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 = 25, 5 की पावर 2। अब आप बताइए कि इनमें कोई भी संख्या हमें कॉमन लग रही है? नहीं लग रही है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम हमारा होगा इन संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 8 × 9 × 25। ठीक, और इनका हम गुणनफल करेंगे, वही हमारा क्या होगा? इनकी हम गुणा करेंगे तो 8 × 9 = 72 × 25, 25 दूनी 50 और फिर 25 सत्ते 175 और 5 180। ये हमारा एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ हमारा आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से हमने इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बखूबी समझ में आए होंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आए हैं, कहीं पर आपको डाउट लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।